फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 का ज्यामितीय आकृतियों की समझ में जो है बहुभुज से लेकर के बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग तक हमने समझ लिया था। इनसे आगे जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए नहीं बताए थे, तो इनसे आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इनसे आगे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3.1 से आगे जब जाइएगा तो आपको मिलेगा 3.3.1 में चतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम समझेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए हम इनको जो है अपने कॉपी में समझते हैं अच्छा से। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला देखिए चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए इसमें पहला है, ये सभी आकृतियां चार भुजाओं से बनी है। तो ये जो आकृतियां है, ये आकृति यानी कि चित्र है, ये जो है हमारा चार भुजाओं से बनी होती है। तो देखिए हमने भुजा का नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, इसको हमने एक नाम दे दिया। तो इसमें देखिए चार भुजा है। पहला भुजा यहाँ पे देखिए ए और बी है, ये हमारा ए बी एक भुजा हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे बी सी भुजा, ये दूसरा हमारा बी सी भुजा हो गया। तीसरा भुजा जो है हमारा सी डी हो गया इस तरह से, ये तीसरा भुजा हो गया। और ये चौथा भुजा हो गया हमारा ए डी, या फिर बोल सकते हैं डी है। इस तरह से इसमें कितना भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। तो चार भुजाएं से यह आकृति यानी कि चतुर्भुज बना होता है, याद रखिएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है इन सभी आकृतियां में चार शीर्ष है। अब ये जो आकृतियां है इसमें कितना शीर्ष पाए जाते हैं, चार शीर्ष पाए जाते हैं। अब शीर्ष कौन सा है इसमें से, वो कैसे पता करें। तो ये जो देखिए दो रेखाखंड के बीच में जो बनता है इस तरह से बिंदु पॉइंट बनता है, वो हमारा होता है शीर्ष। जैसे देखिए ये हमारा हो गया ए डी रेखाखंड और दूसरा हो गया यहाँ पे ए बी रेखाखंड, और इन दोनों के बीच में जो ये बना है बिंदु, ये जो कोण बना है, इसको हम कहेंगे शीर्ष। इसी तरह से यहाँ पे इसमें कितना शीर्ष पाया जाता है, चार शीर्ष पाया जाता है। पहला शीर्ष ये हो गया, इस तरह से ये रेखाखंड और ये दूसरा ये रेखाखंड के बीच में ये बना है, तो ये हमारा दूसरा शीर्ष हो गया। और ये रेखाखंड और ये तीसरा ये रेखाखंड इस तरह से बना है, तो ये इनके बीच में जो ये शीर्ष, ये हो गया हमारा शीर्ष। और चौथा देखिए इस तरह से एक गया है रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड इस तरह से आया, और इनके बीच में जो ये पॉइंट बना है, ये हमारा बन गया शीर्ष। तो इसको कहेंगे हम शीर्ष। तो इसमें कितना शीर्ष बना है, चार शीर्ष, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष और ये चौथा शीर्ष। अब है देखिए तीसरा नंबर है, इन सभी आकृतियां में चार कोण है। अब ये जो आकृतियां है यानी कि चतुर्भुज का जो चित्र बना है, इसमें कितना कोण होता है, चार कोण होता है। देखिए ये हमारा हो गया कोण, ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण इस तरह से ये हो गया, तीसरा कोण हमारा इस तरह से हो गया, ये हमारा हो गया चौथा कोण। इसमें कितना कोण है, चार कोण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोण। तो हमने चतुर्भुज के बारे में समझ गया। अब हम इनसे आगे देख लेते हैं। अब इनसे आगे देखिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, इससे आगे दिया है 3.4 में चतुर्भुज के प्रकार। इसको अंग्रेजी में कहेंगे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखिए जो जितना भी प्रकार है हम सभी को एक एक पहले देखेंगे। पहला देखिए 3.4.1 में है समलम, इसको हम कहेंगे ट्रैपीजम। तो इसमें हम सबसे पहले समलम के बारे में समझते हैं। जितना भी है किताब में दिया हुआ, आपके बुक में जो दिया है वही हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे है चतुर्भुज के प्रकार। अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला हमारा समलम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैपीजम। तो देखिए इसका परिभाषा होता है, सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों से एक युग्म समांतर है, ऐसा चतुर्भुज जो है समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें परिभाषा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो अब समझते हैं इनको। तो देखिए है इसमें सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा। आमने सामने की भुजा में से जो है दो युग्म, देखिए हमारा ये आमने सामने की भुजा, पहला भुजा ये हो गया और इनके आमने सामने, इनके सामने ये भुजा हो गया, तो ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, तो ये हमारा दूसरा युग्म हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया। तो इनके सामने की भुजा, जब इनमें से दो भुजा है, पहला ये हमारा हो गया, इनके सामने की ये भुजा और इनके सामने से ये भुजा हो गया। तो इसमें से एक युग्म, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो युग्म में से एक युग्म समांतर है। देखिए समांतर कब होता है, जब ये इसको हम कितना भी आगे ले जाए तो ये आपस में न मिले, आपस में कहीं न काटे, तो ये हमारा होता है समांतर। समझ गए, समांतर कब होता है, जब ये भुजा आगे कितना भी ले जाए और इनको भी कितना भी ले जाए सामने की भुजा को, तो ये आगे न काटे कहीं पे, तो ये हमारा होता है समांतर। और जब ये देखिए ये भुजा है या नहीं समांतर, तो इसको जब इस तरह से सीधा लेते चले जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये इसको जब आगे बढ़ाते जाएगा, तो ये देखिए आपस में ये काट दे रहा है, यहाँ पे आगे ये कट जाएगा, तो ये हमारा समांतर नहीं होगा। इसलिए इसमें कह रहा है दो युग्म में से, ये देखिए पहला युग्म इसके समांतर समान ये है, तो ये युग्म हो गया और दूसरा ये हो गया। तो एक युग्म नहीं काट रहा है, लेकिन ये काट रहा है, तो इसलिए इसमें युग्म जो है समांतर है, तो एक भुजा समांतर है इसके।
तो इस तरह से हमने ये भी समझ गया। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी देखिए इसके समांतर ये नहीं है, लेकिन ये जो है इसके समांतर है। ये भुजा के समांतर ये भुजा है। इसको जब आगे कितना भी ले जाएगा और इसको भी ले जाएगा तो ये आपस में कहीं नहीं काटेगा, लेकिन इसको जब ले जाएगा इस तरह से तो इसको सीधा करेंगे और इसको हम इस तरह से लेते चले जाएंगे तो ये हमारा काट देगा। तो ये हमारा इसके समांतर ये भुजा नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें एक युग्म जो है समांतर होता है। ये देखिए इसके समांतर ये एक युग्म हुआ है, लेकिन दूसरा युग्म इसके समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? तो पहला हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में समझ लिया। अब इनसे आगे समझते हैं। इनसे आगे देखिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है। इनसे आगे देखिए दूसरा दिया है पतंग। 3.4.2 में दिया है पतंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं काइट। तो देखिए अब हम पतंग के बारे में समझते हैं। तो इनको जो है आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इनको अपने कॉपी में समझ लें। अब देखिए पतंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं काइट। तो इसका देखिए क्या क्या गुण पाया जाता है इसमें। देखिए पहला है विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये हो गया हमारा पतंग का चित्र। इस तरह से ये होता है हमारा पतंग का चित्र। आप लोग पतंग उड़ाते होंगे, वही पतंग है। तो ये हो गया पतंग का चित्र। इसमें देखिए कह रहा है विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज ले लिया, ये हमने एक चतुर्भुज ले लिया, और तो इसमें जो है ये जो हमने चतुर्भुज लिया है तो इसमें एक दूसरे पर क्या होता है, विकर्ण लंब होता है। जैसे ये विकर्ण, देखिए विकर्ण हम किसको कहेंगे, तो ये जो हम बीच से इस तरह से काटते हैं तो ये हमारा होता है विकर्ण। इसी तरह से ये दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें कितना विकर्ण हो गया, दो विकर्ण, पहला ये और दूसरा ये विकर्ण। तो एक दूसरे पर लंब होते हैं विकर्ण। तो जैसे ये हमारा हो गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का होता है एक दूसरे पर, विकर्ण पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री पर लंब होता है विकर्ण। अब दूसरा देखिए गुण क्या है इसमें। दूसरा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। अब देखिए ये जो एक विकर्ण, ये जो पहला विकर्ण है ये दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित, यानी कि बराबर बराबर भागों में ये क्या कर रहा है, काट रहा है। जितना बड़ा, जितना ये बड़ा होगा उतना ही बड़ा इधर भी होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब है तीसरा, यहाँ पे है आसन भुजाओं के युग्म के बराबर होता है। अब देखिए आसन भुजाओं के युग्म के क्या होता है, ये बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आसन भुजा यानी कि सामने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसके समान ये भुजा हो गया और इसके समान जो है ये भुजा हो गया। तो इस तरह से ये भी समझ गए होंगे किस तरह से होता है। अब हम इनसे आगे समझ। अब देखिए तीसरा नंबर है समांतर चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इसकी क्या क्या विशेषता है वो देखिए। इसमें है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक योग जो है समांतर होता है। इससे पहले हमने समलंब चतुर्भुज में देखा हुआ था जो एक ही योग जो है बराबर होता था दो में से, लेकिन इसमें सम्मुख यानी कि सामने की भुजा, ये हो गया सामने की भुजा, इनके बराबर ये होगा। काहे होगा, क्योंकि इसको कितना भी आगे ले जाएगा इस तरह से तो ये आपस में नहीं काटेगा। और दूसरा भुजा ये हो गया, इसके समान कितना भी इनको आगे ले जाएगा ये भी हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपस में कभी भी नहीं काटेगा। तो दोनों भुजा इनके यानी कि ये भी हो गया इसके समान और ये भी हो गया इसके समान, दोनों क्या कर रहा है, आपस में समान हो रहा है। तो इनके समांतर होता है दोनों भुजा, याद रखिएगा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था समलंब में जो एक ही भुजा था बराबर, उसमें सिर्फ एक होता था और दूसरा जो है इस तरह से कट जाता था। बनाए हुए थे चित्र उस तरह में, देख लीजिएगा पीछे करके हमने अभी बताया हुआ था आप लोगों को समलंब चतुर्भुज में। अब इसमें देखिए दूसरा विशेषता क्या है। दूसरा है सम्मुख भुजाएं और कोण जो है बराबर होते हैं। अब देखिए सम्मुख भुजाएं, तो ये जो भुजा है यही सम्मुख भुजा है, और ये हो गया इनके सामने की भुजा, सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा। तो इनके सामने की भुजा ये तो हमारा बराबर होता ही है, इनके सामने ये हो गया तो ये भी बराबर होता है इनके बराबर। तो ये बराबर के साथ साथ कोण भी इसमें क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये कोण अगर मान लीजिए 19 डिग्री तो ये भी कोण 19 डिग्री, और ये कोण अगर 19 डिग्री तो ये भी कोण 19 डिग्री। इनके चारों भुजाएं कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इनसे आगे समझिए। तीसरा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इनके विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये क्या है, एक विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में काटते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस इतना बड़ा तो ये भी इसके समान, ये दूसरा हो गया अलग अलग भाग हो गया, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसी तरह से इसके बीच में ये देखिए काट रहा है, इस तरह से ये हो गया और इसके समान ये हो गया भुजा। तो इस तरह से ये क्या करना है, विकर्ण है, ये विकर्ण क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में भी समझ गया। अब हम इनसे आगे समझ। अब देखिए चौथा नंबर है सम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रोम्बस। तो इसमें देखिए पहला क्या है विशेषता, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इनकी जो देखिए ये जो सम चतुर्भुज का हमने एक चित्र बनाया, इसमें देखिए सभी भुजा इनके बराबर, जैसे इनके समान ये भुजा और ये भी भुजा इनके समान और ये भी भुजा, यानी कि चारों भुजा। अगर मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर का भुजा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर का, इनकी चारों भुजाएं क्या होगा, समान का होगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे दूसरा। अब देखिए दूसरा नंबर है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पिछले में 3 नंबर में, अभी 4 नंबर है, इससे पहले जो है 3 नंबर में हमने बताया हुआ था जो जो इनके गुण मिलते जुलते हैं इससे। सम चतुर्भुज में जो है सभी समांतर चतुर्भुज के गुण पाए जाते हैं।
अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब देखिए विकर्ण जो है ये क्या है, इसकी विकर्ण है, ये जो विकर्ण है इस ये क्या होता है, हमेशा लंब होता है, यानी कि 19 डिग्री का होता है। इस तरह से इनके विकर्ण क्या होता है, परस्पर यानी कि लंब होता है हमेशा। यहाँ पे देखिए ये जो है लंब होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमने समचतुर्भुज के बारे में भी समझ गया। अब हम इनसे आगे समझ, अब देखिए अब है आयत, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेक्टेंगल। तो इसमें देखिए क्या क्या विशेषता होता है। पहला है आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। आयत, ये हमने आयत का चित्र बनाया, तो इसमें आयत की सम्मुख यानी कि सामने की भुजा, ये हो गया हमारा, इसके सामने की भुजा ये हो गया, तो इनके समान जो है ये भुजा होगा, याद रखिएगा। और दूसरा, ये सामने की भुजा इनके बराबर जो है ये भुजा होगा, इनके सामने की भुजा ये हो गया, सम्मुख भुजा ये हो गया, तो ये इनके बराबर होगा और ये इनके बराबर होगा। अब देखिए दूसरा है आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण है, जितना भी कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। याद रखिएगा, ये जैसे ये जो कोण है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हमने ये भी समझ गया जो 90 डिग्री का कोण होता है इसका। अब है तीसरा है आयत का विकर्ण जो है समान लंबाई का होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, समान लंबाई का। जैसे ये अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, इनकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, दोनों क्या होता है, समान लंबाई का होता है इसका विकर्ण जो है ये। तो अब है चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए आयत का विकर्ण, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बराबर बराबर भागों में काट रहा है इस तरह से। अब हम इस आयत के बारे में भी समझ गए, अब हम इनसे आगे समझते हैं। इनसे आगे अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए अब है वर्ग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। इसमें देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अब देखिए वर्ग में जो है चारों भुजाएं इनकी क्या होती है, समान होती है। अगर ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर का, तो ये भी 9 सेंटीमीटर का। अगर ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर, इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है वर्ग में। याद रखिएगा, इन अगर ये इनके समान ये भुजा भी हो सकता है, ये भी भुजा होगा और ये भी भुजा क्या होगा, चारों भुजाएं क्या होगा, एक समान होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसके आगे है दूसरा है वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब वर्ग का जो है प्रत्येक कोण, यानी कि जितना भी कोण है वर्ग में, सभी कोण क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर ये भी कोण हो गया 90 डिग्री का, ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये भी चारों कोण क्या होगा इनके, 90 डिग्री का होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण इसकी क्या होगा, समकोण होगा। अब है तीसरा नंबर है वर्ग का विकर्ण समान लंबाई का होता है। वर्ग का विकर्ण, ये जो वर्ग जो बना है वर्ग का चित्र, इसकी विकर्ण जो है ये समान लंबाई का होता है। जितना लंबाई इसकी होगा उतना ही लंबाई इसकी भी होगा, इनकी समान लंबाई होती है। अब चौथा है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये जो वर्ग बना है इसमें विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है ये आपस में क्या है, इस तरह से समद्विभाजित कर रहा है। ये इस पे समद्विभाजित जो कर रहा है, तो ये क्या होता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ये 90 डिग्री और समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि इनको चारों जो कोण होगा ये 90 डिग्री का पाया जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वर्ग के बारे में भी समझ गया। अगले वीडियो में जो है हम इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।